वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। आज है 16 जनवरी 2025 और आज के दिन से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर अप करेंगे। ठीक है, साथ ही जितना आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में खूब बार पूछे जा चुके हैं, मतलब बार बार पूछे जा चुके हैं, कोई पीवाईक्यू होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को यहाँ पर है ना कवर करें। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया है। यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि बात करें अगर तो एग्जाम में कई बार भारतीय थल सेना दिवस लिखा हुआ आता है और कई बार सिर्फ सेना दिवस लिखा हुआ आता है, यानी थल जो है ये वर्ड नहीं होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी अगर सेना दिवस या आर्मी डे या भारतीय सेना दिवस लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी यही होता है कि थल सेना दिवस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कब मनाया गया है तो आपको ध्यान रखना है अभी हाल ही में 15 जनवरी, यानी ऑप्शन जो सी है वो आपका बिल्कुल सही है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया है। अच्छा, यहीं पे आपको एक और चीज ध्यान रखना है, कौन से नंबर का है ये, तो 77वां सेना दिवस था। कौन सा? 77वां सेना दिवस आपको ध्यान रखना। क्यों मनाया जाता है उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए सेना दिवस परेड बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी 15 जनवरी को सेना दिवस परेड का जो आयोजन हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो वो पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और सेना दिवस परेड जो है वो 15 जनवरी को कहां पर आयोजित किया गया था, तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, अभी देखिए अभी हाल ही में ना अगर हम बात करें तो थल सेना के जो प्रमुख बनाए गए हैं, चलिए ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी एक चीज यहाँ पे रिकॉल कीजिए, 10 जनवरी को क्या मनाया गया था? विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय युवा दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। वहीं पे 12 जनवरी को ही आपको एक और चीज ध्यान रखना है, नारियल विकास बोर्ड का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। किसका? नारियल विकास बोर्ड का 45वां स्थापना दिवस। कौन सा? 45वां स्थापना दिवस। तो 12 जनवरी को ये मनाया गया है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पे कुछ चीजों की बात करते हैं कि थल सेना दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहली चीज कि 15 जनवरी को 1949 को, ध्यान रखिएगा 1949 की बात कर रहे हैं, फील्ड मार्शल जो के.एम. करियप्पा हैं, इनको ना भारतीय सेना का पहला भारतीय कमांडर इन चीफ बनाया गया था। इसी उपलक्ष्य में हम मनाते हैं 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस। ठीक है, किसकी जगह पर आए थे? तो फ्रांसिस बूचर की जगह पर ये आए थे, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब हुआ क्या था, अभी एक और चीज आपको ध्यान रखना है, जो 9वां सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस जिसे आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे कहा जाता है, ये भारतीय सेना द्वारा अभी हाल ही में लेह में मनाया गया। कब मनाया गया? 14 जनवरी को मनाया गया। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है के.एम. करियप्पा के रिटायर हुए थे 14 जनवरी को, इसलिए इस दिन हम इस दिवस को मनाते हैं। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। वहीं पे बात करें तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, अभी ना पिछले साल अगर हम बात करें कुछ महीनों में ना तीनों सेनाओं के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। वायुसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो अमरप्रीत सिंह का नाम ध्यान रखना है। और नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी का नाम ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं कि थल सेना के जो प्रमुख बने हैं, है ना, वो कौन बने हैं, तो थल सेना के प्रमुख का नाम आपको ध्यान रखना है उपेंद्र द्विवेदी। ये प्रमुख इसलिए मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये तीनों नई नियुक्तियां हैं, यानी ये तीनों भी हाल ही में नए बने हैं। ठीक है, इसलिए ये तीनों प्रमुख का नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो मतलब ये जो बोर्ड का गठन हुआ है ये अभी नया बोर्ड बना है, यानी अभी से पहले हल्दी बोर्ड नहीं था, अभी नया बोर्ड बना है। इसके अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि पहले अध्यक्ष होने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको ध्यान रखना है कि इस राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड यानी नेशनल हल्दी बोर्ड का जो शुभारंभ किया है वो किसने किया है? तो पीयूष गोयल का नाम आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए आपका सही है। पीयूष गोयल की बात करूं तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, और ये जो शुभारंभ किया इन्होंने कहां पर? तो निजामाबाद नाम आपको ध्यान रखना है। कहां पर? निजामाबाद में। निजामाबाद कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना तेलंगाना में है, और यही निजामाबाद में ही क्या बनाया गया है? इसका मुख्यालय बनाया गया है हल्दी बोर्ड का। समझ में आई चीज? वहीं पे अगर हम बात करें, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो नेशनल हल्दी बोर्ड है ये क्यों बनाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है हल्दी के नए उत्पादों के विकास और रिसर्च के लिए, है ना, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा जो किसान है, ताकि उनको भी क्या, उनको भी, है ना, उनके भी विकास के लिए काम किया जा सके। मुख्यालय की बात करूं तो निजामाबाद में इसका हेडक्वार्टर होने वाला है, जो कि तेलंगाना में है। आपको ध्यान रखना, अगर राज्य पूछे तो आप क्या कहेंगे? तेलंगाना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हल्दी बोर्ड के ना पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? पल्ले गंगा रेड्डी का नाम आपको ध्यान रखना है। हल्दी बोर्ड के जो अध्यक्ष बने हैं पल्ले गंगा रेड्डी, लेकिन ये पहले अभी अध्यक्ष बने हैं। तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले कई सालों तक हमेशा पूछा जाएगा। जैसे पूछा जाता है ना, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, वर्तमान की जगह पे पहला पूछा जाता है ना, नीति आयोग के पहले। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी पहला अध्यक्ष होता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। बात करें जीआई टैग की, अभी हल्दी की ना 2 जीआई टैग करंट अफेयर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कौन-कौन सी? मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग दिया गया था, और ओडिशा की कंधमाल हल्दी को क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों हल्दी की प्रजाति है जिसको अभी हाल ही में क्या मिला? जीआई टैग दिया गया। कौन-कौन सी? मेघालय और उड़ीसा दोनों, ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो पीवाईक्यू की बात करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बार-बार इससे रिलेटेड, हल्दी से रिलेटेड पूछे गए हैं। हल्दी का साइंटिफिक नेम पूछा गया है बार बार, यानी वैज्ञानिक नाम क्या है? कुरकुमा लौंगा नाम आपको ध्यान रखना है। पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो हल्दी जो है वो पौधे के तने से प्राप्त होता है, आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि जमीन के अंदर उगता है तो जड़ के अंदर आप लगा के चले जाओगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। आलू हुआ, हल्दी हुआ, ये सब क्या है? पौधे के तने से प्राप्त होता है। ये आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। हल्दी के अंदर जो पीलापन होता है वो किस कारण से होता है? तो हल्दी का जो पीला रंग है वो आपको ध्यान रखना है, करक्यूमिन रस, ये जो रसायन है, कौन सा? करक्यूमिन रसायन की उपस्थिति के कारण होता है। हल्दी जो है वो औषधीय गुणों से भरपूर होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी चीज जो है वो, है ना, औषधीय गुणों से भरपूर होती है? उसमें हल्दी भी ऑप्शन में दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना, हल्दी जो है औषधीय गुणों से भरपूर होती है। अगर मैं आपसे एक यहाँ पे एक पॉइंट नोट करवाऊं तो ध्यान से सुनिएगा। आपने बचपन में देखा होगा, है ना, या फिर अभी जो बहुत पहले के लोग हैं, आजकल तो दवाई वही बहुत मिलती है, लेकिन पहले क्या होता था, चोट लग जाती थी या फिर सूजन हो जाता था, है ना, सूजन आ जाए, या फिर दर्द निवारक के लिए क्या यूज किया जाता था? हल्दी का यूज किया जाता था, है ना। प्याज और हल्दी को पीस के लगा दिया जाता था, सूजन कम हो जाता था, उससे दर्द कम होता था। और हल्दी वाला दूध अगर पियो तो, है ना, बहुत मतलब फायदा होता है। ऐसा मतलब बड़े बुजुर्ग अभी भी करते हैं। तो ये चीजें बहुत है, नेचुरली बहुत अच्छी चीजें हैं ये, ठीक है। तो हल्दी औषधि गुणों से भरपूर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? आपको पता है कि जो आईसीसी है ना, ये क्या करती है कि हर महीने, है ना, प्लेयर ऑफ द मंथ चुनती है। तो अभी जनवरी चल रहा है, अभी दिसंबर गया है, तो दिसंबर 2024 के लिए किसको चुना है? तो एनाबेल सदरलैंड का नाम ध्यान रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, है ना। और ये महिला कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी में? वुमेन्स कैटेगरी में, महिला कैटेगरी में इनको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और जसप्रीत बुमराह का नाम आपको ध्यान रखना है, ये इंडिया के हैं, भारत के हैं, इन्हें पुरुष कैटेगरी में चुना गया है। यानी ऑप्शन ए और बी जो है वो दोनों आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही है, ए और बी दोनों, ठीक है। वहीं पे बात करें अगर आईसीसी की, तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है। कहां पर? यूएई के अंदर स्थित है ये, दुबई। अध्यक्ष कौन है? तो जैसा आपको पता है ना, बीसीसीआई के अभी जो सचिव थे, जैसा, वो अब किसके चेयरमैन बने? आईसीसी के चेयरमैन बने हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो सीईओ जो है,
है ना, आईसीसी के जियोफ एलार्डिस हैं, ये आपको नाम ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर 19 क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्या है? ईरा जाधव। बहुत पॉपुलर नाम हुआ है इस समय ईरा जाधव का। ईरा जाधव जो है, ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी हुआ है और ये जो 13 शतक बना है ना, ये वनडे यानी ओडीआई में बना है, यानी वनडे जो मैच होते हैं ना, जो 50 ओवर के होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं ना, डे नाइट वाला। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अंडर 19 क्रिकेट, महिला अंडर 19 वनडे है, लेकिन अंडर 19 क्रिकेट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब बात करें या तो महिला या तो पुरुष, दोनों में से ना अभी तक किसी ने 13 शतक अंडर 19 क्रिकेट में नहीं मारा था। इसलिए ईरा जाधव जो है वहां पे अंडर 19 क्रिकेट हो गया, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों में ही ये अभी, आप ये समझिए कि अब ये पहली भारतीय बनी है। क्या? पहली भारतीय, महिला नहीं, भारतीय, यानी पुरुष में भी किसी ने अभी तक नहीं लगाया ऐसा शतक। तो आपको ध्यान रखना है ईरा जाधव का नाम। ईरा जाधव की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना, मुंबई के लिए खेलती हैं, है ना। 346 रन इन्होंने बनाए थे अंडर 19 वुमेन्स ओडीआई ट्रॉफी के अंदर। और किसके खिलाफ बनाया था? तो मेघालय के खिलाफ बनाया था। कहाँ की रहने वाली हैं? पुणे की रहने वाली हैं। मात्र 14 वर्ष इनकी आयु है। अंडर 19 का मतलब क्या होता है? अंडर 19 का मतलब ये होता है कि 19 साल से कम आयु के जो टूर्नामेंट, जो प्रतिभागी होंगे वही इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी उम्र जो है 19 साल से कम होनी चाहिए, है ना। ऐसी अंडर 15 होता है, तो अंडर 15 मतलब 15 साल से कम उम्र होनी चाहिए। चलिए, इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये स्मृति मंधाना के नाम पे था। 224 रनों का रिकॉर्ड इनका तोड़ दिया स्मृति मंधाना का ओडीआई अंडर 19 में। ठीक है, किसने? ईरा जाधव। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ईरा जाधव, याद रखिएगा। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 का सफल परीक्षण किसने किया है? नाग मार्क 2 ये क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, नाग मार्क 2 जो है ये स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की नाव एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी दागो और भूल जाओ कहा जाता है इसको, है ना, फॉरगेट, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। तो आपको ध्यान रखना, स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग मार्क 2। और इसका परीक्षण कहां पर किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका परीक्षण किया गया है राजस्थान के अंदर ना, पोखरण में। पोखरण जो है एक जगह है, वहां पर किया गया है। कहां पर है ये? तो आपको ध्यान रखना, राजस्थान में, वहीं पे परीक्षण किया गया। किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। यहीं पे अगर मैं बात करूं तो अभी डीआरडीओ ने सैनिकों की ठंड में सुरक्षा के लिए एक हिम कवच, याद आ रहा किसी को? याद आ रहा है? हिम कवच नाम से एक ड्रेस बनाई थी, याद आया? मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम, है ना। तो आपको हिम कवच का नाम ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान रखना है, ऐसा ही, ये तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ना, एक जोरावर नाम का टैंक विकसित किया था। जोरावर नाम का ना एक टैंक विकसित किया था डीआरडीओ ने, जो सबसे हल्का हमारा टैंक था, स्वदेशी रूप से निर्मित बहुत लाइट वेट का टैंक था जोरावर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। समीर वी कामत जो है इसके अध्यक्ष है। और पहले अध्यक्ष कौन? दौलत कोठारी का नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 34वां राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन बना है? आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, आपने न्यूज़पेपर में या कई जगह पे पढ़ा होगा कि 34वां राज्य, लेकिन आपको ध्यान रखना, राज्य तो हमारे यहाँ पे 28 ही है, तो ये 34वां राज्य क्या? यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और वो कौन है? वो है आपका ओडिशा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आपने पढ़ा होगा ना, आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना, आयुष्मान में क्या होता है? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, है ना, इलाज के लिए। ये वही योजना है, उसी की बात कर रहे हैं, है ना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अच्छा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, जो उड़ीसा के अंदर पहले से गोपा बंधु जन आरोग्य योजना चल रही है ना, इसी को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ क्या किया गया? कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया गया है, एकीकृत कर दिया गया है। ठीक है, जैसे चिरंजीवी योजना राजस्थान में चलती है ना, वैसे ही आपको ध्यान रखना गोपा बंधु जन आरोग्य योजना उड़ीसा में चलती है। ये राज्य लेवल का है और ये अब जो है ये हम केंद्र लेवल की बात कर रहे हैं। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो आपके दिमाग में आएगा, उद्देश्य ये है कि लोगों को स्वास्थ्य सेवा की जो पहुंच है उसको बढ़ाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नवाब सलाम किस देश के प्रधानमंत्री बने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। क्यों है अभी मैं बताऊंगा। नवाब सलाम का नाम आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, है ना। आईसीजे
ये कौन है? ये आईसीजे के ना अध्यक्ष हैं, ये कौन? नवाब सलाम। इसलिए ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ रखा होगा पहले। चलिए, ये कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? लेबनान के बने हैं। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। अभी लेबनान के राष्ट्रपति भी बने थे, याद है आपको? कौन थे? जोसेफ ऑन, नाम आपने सुना होगा, है ना? अभी श्रीलंका की जो दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी उनका नाम क्या है? हरीनी अमरसूरिया, याद रखिएगा, श्रीलंका वाला भी। बात करें अगर हम यहाँ पर लेबनान की, तो ये जो आप देख रहे हैं मैप के अंदर, है ना, ये मिडिल ईस्ट एशिया जो है, यहाँ पर है आपका इजराइल। इजराइल से जस्ट ऊपर क्या है? आपका लेबनान, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला ये हिस्सा, ये क्या है? आपका इजराइल है ना? इजराइल से ऊपर ही क्या है? ये जो ब्राउन कलर में, ये है आपका लेबनान। राजधानी की बात करूं तो बेरूत इसकी राजधानी है, लेबनानी पाउंड यहाँ की करेंसी है। और जोसेफ ऑन अभी तीसरी बार यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, ये भी नई नियुक्ति है, लेबनान के राष्ट्रपति अभी हाल ही में नए बने हैं। और प्रधानमंत्री नवाब सलाम का नाम ध्यान रखिएगा, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के ये अध्यक्ष हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो द हेग का नाम आपने पढ़ा होगा, जो कि कहाँ पर? नीदरलैंड के अंदर है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन से पहले एक और चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है, और वो क्या है कि अभी ना क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। किसके? क्रोएशिया के। लेबनान तो आपने देख लिया, लेबनान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों नए बने हैं। यहाँ पर देखिए, ये यूरोपीय कंट्री है आपकी क्रोएशिया, है ना? क्रोएशिया जो है आप देखिए यहाँ पे ना, स्लोवानिया, हंगरी और बोस्वाना एंड हर्जेगोविनिया, ये क्या है? ये इसके सब ना पड़ोसी देश हैं। ये जो आप देख रहे हैं इटली है ना? तो आपको ध्यान रखना है, ये क्रोएशिया जो है, ये अभी हाल ही में इसके राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। नाम क्या है? जोरान मिलनोविक। जोरान मिलनोविक जो हैं, ये फिर से नियुक्त हुए हैं, यानी दूसरी बार इनका कार्यकाल, आप ये समझिए कार्यकाल बढ़ गया फिर से, है ना? 5 साल के लिए फिर से नियुक्त किए गए। पहले भी यही थे, अभी भी यही हैं, लेकिन जो चुनाव हुआ था, आपको ध्यान रखना है, दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। राजधानी क्या है? जागरेब यहाँ की राजधानी है। करेंसी क्या है? यूरो, आपको ध्यान रखना है। क्रोएशिया की बात कर रहे हैं, चूंकि राष्ट्रपति नियुक्त हुए इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यूरो अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है? तो क्रोएशिया बना है। या फिर अगर आपसे पूछे कि यूरो अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? क्रोएशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिद्धों पर दुष्प्रभाव के कारण केंद्र सरकार ने किस पशु दर्द निवारक पर प्रतिबंध लगाया है? तो गिद्धों पर दुष्प्रभाव के कारण, आपको पता है, ये इमेज में आप देख रहे हैं गिद्ध। गिद्ध क्या करते हैं भाई? जो मृत जानवर होते हैं उनको खा करके खत्म करते हैं, है ना? और नहीं करेंगे तो बीमारियां फैलेंगी, उसी में सड़ेंगे गलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, गिद्ध एक तरह से क्या करता है? प्रकृति की सफाई करता है, इसे सफाई कर्मी कहा जाता है पर्यावरण का। तो आपको ध्यान रखना है, केंद्र सरकार ने किस पशु दर्द निवारक पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये है नीमेसुलाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नीमेसुलाइड जो है बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। अच्छा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई पशु है ना? मैं मान लेता हूं ये इसकी 4 टांगे हैं, है ना? ये पशु है, इसको है ना, ये जो दर्द निवारक दवाई, भाई पशुओं को भी दर्द होता है या फिर कोई भी परेशानी होती है तो उनको दवाई दी जाती है ना। तो अगर आपने नीमोसिलाइड की इंजेक्शन दे दी, या नीमोसिलाइड दर्द निवारक आपने अगर इसको ये मेडिसिन दवाई दे दिया, तो अब ये दवाई जो है इस पशु के शरीर में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। और जब ये मर जाएगा, है ना, तो इसके मरने के बाद जब गिद्ध इसको खाएगा, है ना, तो खाने के बाद क्या होगा? गिद्ध के शरीर में इस दवाई का दुष्प्रभाव पड़ेगा, यानी एक तरह से ना जहर का काम करेगा, गिद्ध के शरीर में जाएगा। इस दवाई के कारण गिद्ध का लीवर खराब हो जाएगा, पूरा जहर का काम करेगा। आप ये समझिए कि गिद्ध की मृत्यु हो जाएगी, है ना? और अभी ये जो रिसर्च किया था, ये भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान जो कि इज्जत नगर बरेली में स्थित है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसी ने बंद करने की बात कही है, प्रतिबंध लगाया है, ठीक है? इस संस्थान का नाम ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। अब यहाँ पे अगर मैं एक और चीज आपको याद दिलाऊं, तो आप यहाँ पर देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। इससे पहले, इससे पूर्व में डाइक्लोनोफिक दवा, याद आ रहा किसी को? डाइक्लोनोफिक है, इसके ऊपर भी लगाया गया है, याद है ना? जिसके कारण गिद्धों की प्रजाति लुप्त हुई थी। जैसे ये पशु है, इन पशुओं को जब ये खाएगा तो क्या होगा? ये बीमार पड़ जाएगा और ये मर जाएगा। हो चुका था। डाइक्लोफिनेक दवा आपको ध्यान रखनी है। ये पहले यूज, मतलब पहले प्रतिबंध लगाया गया था, अभी हाल ही में जो लगाया गया है वो नीमेसुलाइड है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अगला क्वेश्चन देखिए।
भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IMD बोलते हैं, इसके 50वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में मिशन मौसम को किसने लॉन्च किया? तो आपको ध्यान रखना है, इस मिशन मौसम को लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं, इससे पहले मैंने आपको 15 जनवरी को पढ़ाया था कि IMD का स्थापना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 150वां स्थापना दिवस मनाया गया था। तो क्या हुआ था, जो गणतंत्र दिवस है 2025 वाला, उसमें ना पहली बार इसकी झांकी शामिल होगी, ऐसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, है ना। अभी देखिए, मिशन मौसम की बात करें तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, IMD की स्थापना कब, 15 जनवरी 1875 को होती है। 150 साल पूरे होने पे ना वित्त मंत्रालय ने एक स्मारक सिक्का भी जारी किया है 150 का। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना मिशन मौसम क्या है। तो मिशन मौसम की बात करें तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया। उद्देश्य क्या है कि मौसम की जो पूर्वानुमान की सटीकता है उसी को बढ़ाना, है ना। भाई मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाएगा, वो सटीकता बढ़े, हम कि जो अनुमान लगा रहे हैं वो और सही हो। 2 वर्ष में 2000 करोड़ रुपए मिशन मौसम के लिए दिए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके तहत कहां पर, तो पुणे महाराष्ट्र में पहला क्लाउड चैम्बर स्थापित किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार कोई भी चीज होती है ना, तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। क्लाउड चैम्बर मतलब बादलों की एक्टिविटी जो है उसको ना चेक किया जाएगा, मतलब जो भी काम होगा। तो आपको ध्यान रखना, इसके तहत पुणे में पहला क्लाउड चैम्बर स्थापित किया जाएगा। किसके तहत, मिशन मौसम के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, LVM3 वाहन परियोजना का निदेशक किसे बनाया गया है? LVM3 अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, याद कीजिए, इसको हमने पहले भी यूज कर रखा है ना। ये लॉन्च व्हीकल आपका है, क्या है, लॉन्च व्हीकल है। ये जो रॉकेट देख रहे हैं ना आप, बड़ा वाला रॉकेट, तो आपको ध्यान रखना, हमारे भारत का सबसे बड़ा जो रॉकेट है, सबसे बड़ा जो यानी सबसे भारी जो व्हीकल है ना, वो क्या है, वो है आपका LVM3। LVM की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। क्या है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। याद हो अगर आपको, तो चंद्रयान जो मिशन है वो हमने इसी से लॉन्च किया था, याद आ रहा है आपको, चंद्रयान 3। और अभी इस व्हीकल का यूज हम किस में करेंगे, तो जो हमारा गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन, गगनयान क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, गगनयान मिशन जो है ये पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसी मिशन में हम इस व्हीकल का यूज करने वाले हैं। और ये जो LVM3 वाहन परियोजना है, यानी ये जो आपका प्रोजेक्ट है LVM3 प्रोजेक्ट जो है, इसका निदेशक किसे बनाया गया है, तो इस प्रोजेक्ट का निदेशक बनाया गया है विक्टर जोसेफ को। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, देवजीत सैकिया से कुछ याद आया, BCCI के भी हाल ही में सचिव बनाए गए हैं। वी नारायणन जो है इसरो के नए आपके प्रमुख होने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 का शुभारंभ जो है ये कहाँ हुआ है, तो फ्यूचर मिनरल 2025 का जो शुभारंभ है ये रियाद में हुआ है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। रियाद कहाँ पर है, तो सऊदी अरब, आपको ध्यान रखना है। बात करें तो खनन संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है ना। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि भारत की तरफ से जो खनन और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है रियाद में। दोनों चीजें याद करना है आपको, याद हो जाएगी। चलिए, लास्ट टाइम पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार, चूंकि पहली बार था तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, सिल्वर नोटिस जो है वो किसने जारी किया, तो आपको ध्यान रखना है इंटरपोल ने जारी किया। मैंने आप सब लोगों के कमेंट पढ़े हैं, सबके कमेंट बिल्कुल सही थे, है ना, बहुत अच्छे थे आप लोगों के कमेंट, एकदम एग्जैक्ट आपने बताया था। ठीक है, आज आपके लिए फिर से एक छोटा सा क्विज है। क्विज क्या है कि टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर जो है वो कौन सा है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि वर्ल्ड का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर जो है वो कौन सा है, दोनों बताना है आपको, है ना, क्योंकि मैंने दोनों पढ़ाया है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। PDF जो है वो आपको कहां पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और हाँ, लाइक का टारगेट जो है वो 100 लाइक मैंने रखा है कि मुझे ना हर वीडियो पे 100 लाइक चाहिए। बिल्कुल आप टारगेट पूरा भी कर रहे हैं। मैंने पिछले जितने भी वीडियो देखे हैं उसमें सब में ज्यादातर में मुझे है ना देखने को मिला है कि मेरा 100 लाइक का टारगेट पूरा हो गया है। बहुत से ऐसे हैं जो 90 से 100 के बीच में है, पर लेकिन मैंने देखा है तो हाँ, मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच, है ना, बाय बाय।